देखिए अब आता है जगत चंद्र के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम जगत चंद्र की बात करते हैं तो जगत चंद्र ने अपने अल्प शासन काल में ही इतनी लोकप्रियता अर्जित कर ली की थी, इतनी किसी अन्य चंद्र शासक को नसीब नहीं हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा शासक था जिसने कम ही समय में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी, कौन था वो? जगत चंद्र। जगत देखिए ये जगत चंद्र था। इसने बहुत कम समय में, अगर हम कहें अल्प समय में, अल्प समय का मतलब होता है कि क्षणिक समय में, कम समय में। अगर हम कहते हैं ना कोई ऐसा भी आपने देखा होगा, कोई ऐसे मुख्यमंत्री भी होते हैं जो शासनकाल तो उनको 5 साल का नहीं मिल पाता है। और जैसे हम बिहार का ही उदाहरण देते हैं, जिस समय राजद की सरकार थी उस समय, इसको काटो, ठीक है। तो उस समय क्या जो उसका नाम मैं भूल गया, हम्म, उसने क्या था जो बिहार में 16 लाख क्या ले, कुछ इसी तरीके से उसने क्या थी वहाँ पर अपने नौकरियाँ उसने दिला दी, ठीक है। तो जब बहुत कम समय में वो युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो आज के समय में रोजगार की सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत होती है युवाओं को। मान लीजिए 2 पल के लिए उत्तराखंड में ऐसा कोई ऐसा मुख्यमंत्री आता है जो अपने 2 महीने के शासनकाल में 20 से 25 हज़ार नियुक्तियां कर देता है, तो ऐसे शासक को क्या कहोगे? बताइए। फेमस राजा हो तो जाएगा सर कहने का वो तो। मतलब क्या कि उसने लोकप्रिय बहुत राजा हो कम काफी जाता समय है। अच्छा में, सीएम हो जाएगा सर बहुत वो कम तो। समय में जो बेरोजगारी बहुत चरम पे थी, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का कार्य करा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, जो जगत चंद्र था, जगत जी चंद्र ने सर। भी जी। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में क्या करा था, इसने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली थी, अर्जित कर ली थी। ये जितनी लोकप्रियता इसने हासिल करी वह किसी अन्य जो चंद्र शासक था उसको नसीब भी नहीं हुई। हम जैसे अगर बेसिकली अगर हम बात करें इसके जो शासक रहे, चाहे हम ज्ञानचंद की बात करें, गरुड़ चंद की बात करें, या फिर हम बात करें उद्योग चंद्र पर गए, ज्ञान जो भी एक्चुअली हमने जितने भी अभी तक जितने भी राजाओं के बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, ठीक है, चाहे वो लक्ष्मी चंद्र रहा हो, चाहे वो उद्योग चंद्र रहा हो, या फिर बाज बहादुर चंद्र रहा हो, ये जितने भी शासक रहे, यहाँ तक कि सोमचंद्र की अगर हम बात करें जो इसका संस्थापक के रूप में भी माना जाता है, तो उसको उतनी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जितने कि आपके जगत चंद्र को हो गई। तो कम समय में इसने वो कारनामे कर दिए। इसके शासनकाल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया था। राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध का मतलब क्या होगा बताइए? कि आर्थिक तौर पे कह दिया कि यार ये तो राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया, इसका मतलब क्या होगा? सर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, जितना भी मतलब प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अच्छी होगी, ज्यादा होगी और राजकोष भी भरा होगा, व्यापार भी अच्छा चल रहा होगा। और और सभी लोग मतलब खुश रह रहे होंगे जो अपनी स्किल के अनुसार वो काम कर रहे होंगे। और उनको मतलब टैक्सेस भी थोड़े कम होंगे। और बताओ। ठीक है। ये देखिए कहते हैं इसके शासनकाल में राज्य आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया था। हर किसी चीज़ की भी कमी इसके शासनकाल में हमें देखने को नहीं मिली। क्योंकि किसी भी राज्य प्रगति पथ पर कब वो पहुंचता है, कोई राज्य होता है वो अपने प्रगति पथ पर कब ऊपर उठता है, कब उठता है? जब सर उसके सारे नागरिक मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली अच्छा कमा रहे होते हैं, मतलब कोई दुख नहीं होता जैसे कि आज उनको। हम कह रहे हैं कि भैया हमारा जो भारत है वो अभी भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ नहीं पाया, क्योंकि अभी ये विकासशील देशों की श्रेणी में है। क्यों क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमारा जो, अगर हम कहें हम आर्थिक तौर पे भी हम मजबूत नहीं हैं। हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में की बात करें, या फिर हम कहें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें, या फिर हम मेडिकल के क्षेत्र में, हम बहुत ही क्षेत्र में क्या है, हर क्षेत्र में आज भी हम पिछड़े हुए हैं। हम क्या है, कछुए की चाल से हम चल रहे हैं, है ना? सोनू जी आपका अल्टीमा हुआ नहीं हुआ? चलिए इनको नींद आ जाती।
चलिए ये यहाँ पे देखो, हमने कहा कि आर्थिक रूप में समृद्ध था। राजा स्वयं प्रजा के हितों के कार्य में अत्यधिक रुचि लेता था। अगर कोई भी शासक होता है, अगर कोई शासक अगर राज्य की परिस्थितियों को समझे और उसके अनुरूप जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करता है, तो राज्य अपने आप ही क्या होगा, समृद्ध होता चला जाएगा। जिन चीज़ों की कमी राज्य में है, अगर उनकी प्रतिपूर्ति की जाए, ठीक है, अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए समाज में दरिद्रता है, उस दरिद्रता को कैसे दूर किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे दूर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसके जड़ में जाकर राजा को स्वयं ही क्या करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उन कार्यों को बहुत रुचिकर लेना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा, क्या होगा, संपन्न होगा। राजा स्वयं क्या करता था, प्रजा के हितों में अत्यधिक रुचि लेता था और इसी कारण इस काल में विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल की संज्ञा दी। देखिए, मैंने स्वर्ण काल की संज्ञा मैंने पूर्व में भी मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं इंदु जी, मैंने स्वर्ण काल की परिभाषा आपको बताई थी, तो थोड़ा स्वर्ण काल की परिभाषा आप मुझे बताओगी? जी सर। जी सर। चलिए बता। सर, जिसमें सभी आदमी क्या है, एम्प्लॉयड हो, सभी व्यक्तियों के पास रोजगार हो अपनी स्किल के अनुसार, और प्रति व्यक्ति जो आय है वो अच्छी हो, जिसमें मतलब अपना भरण पोषण अपनी खुशी से रह सकते हैं और हर तरफ से उन्नति हो रही हो। तो अभी जितने भी यहाँ पर अभी बच्चे जुड़े हैं, यहाँ पर मुझे बता सकते हैं आपके जीवन में स्वर्णकाल, ये स्वर्णकाल चल रहा है आप लोगों का? नहीं सर, संघर्ष काल है अभी तो। क्यों रोशनी, ममता, निखिल, आप लोगों का चल रहा है स्वर्णकाल? नहीं सर। क्योंकि स्वर्णकाल कब होता? अभी आप लोगों का अल्टीमा का सिलेक्शन होता? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? अगर अल्टीमा पे सिलेक्शन लिया होता तो कहीं ना कहीं एक स्वर्णकाल की तरफ आप अग्रसर होते नहीं? जी जी तो हमारे जीवन में स्वर्णकाल कब आता है? जब हम संपूर्ण रूप से सशक्त हो जाते हैं। हम चाहे अपने आप में नहीं, हम जब हमारा जो पूरा दायरा होता है, जो हमारा पूरा फाइनेंशियली अगर बैकग्राउंड देखा, जब हम मजबूती से, हमारे जो सपने हैं वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। मेरा सपना है कि यार मेरा अच्छा सा मकान हो, मेरे मकान के आगे पीछे 2 गाड़ियां खड़ी रहे, मेरी वाइफ जॉब में हो, मेरा बेटा जॉब में हो और मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो और आराम से ज़िंदगी गजर बसर करूं। तो ये जो मोमेंट होगा, जो मेरी लाइफ का ये मोमेंट होगा, गोल्डन मोमेंट होगा। ये अगर कहें स्वर्ण काल की संज्ञा अगर हम इसको देंगे। अगर अभी तो हम क्या करें, अभी तो हम अपने जीवन की गाड़ी को क्या करें, पहिए में धकेल रहे, संघर्ष वाला हमारा जीवन है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा जीवन स्वर्ण काल है। मगर जगत चंद्र का जो शासन काल रहा था, तो ये स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी। जैसे हम उत्तराखंड में, जैसे विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी को, नारायण ठीक है, दत्त पहले तिवारी सर। मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि भैया पहला मुख्यमंत्री कौन था? नारायण दत्त तिवारी था। नारायण दत्त विकास तिवारी को कहा जाता है कि विकास पुरुष, क्योंकि उत्तराखंड को उन्होंने विकास का मॉडल प्रस्तुत करा और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड कहीं ना कहीं अपनी उस रफ्तार को कहीं ना कहीं कायम करने में सफल रहा। यहाँ पर जो चीज़ें निर्मित होने लगी, चाहे हम इंडस्ट्रियों के बारे में बात करें, जैसे सिडुकुल की स्थापना हुई, बहुत ढेर सारी चीज़ें उनके समय में लाई। और अभी तक इनके शासनकाल में उत्तराखंड में अभी तक 2025 में हम पहुंच चुके हैं। तो अगर एक ही मुख्यमंत्री के शासनकाल को हम क्या कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम पर, ऐसा अन्य विकास पुरुष क्यों अभी तक नहीं पैदा नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने जगत चंद की तरह एफर्ट नहीं दिखाए। क्योंकि जगत चंद की तरह अगर एफर्ट दिखाना है, अगर हमने स्वर्ण काल की संज्ञा को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? जो हमारे प्रजा के हितों के कार्यों को हमें क्या करना, स्वयं ही उसका मूल्यांकन करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा उसका। हमें हमारा राज्य किस प्रकार से आर्थिक तौर पर समृद्ध होगा। आर्थिक तौर पर कब समृद्ध होगा? जब हमारे प्रदेश के जितने भी युवा हैं, अगर वो समृद्ध तौर पर उनके पास नौकरी होंगे, अगर हर किसी को रोजगार मिलेगा, तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, तो हमारा राष्ट्र
जो हमारा राज्य है वो भी अपने आप में क्या होगा, ग्रोथ कर लेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमाऊं का स्वर्ण काल की संज्ञा किस शासनकाल को कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो वहां पर आपका जगत चंद्र नहीं दिया जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा कि चंद्रवंश दिया जा जगत सकता चंद्र। है, कतिरी वंश दिया जा सकता है, और साथ ही गढ़वाल पवार वंश दिया जा सकता है, और मुगल वंश दिया जा सकता है। तो भैया आपने तो पढ़ा है, जगत चंद्र पढ़ा है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो चंद्र। आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसीलिए क्वेश्चनों को जी। आगे पीछे इसीलिए घुमाता हूँ कि आपके सामने अगर क्वेश्चन किसी भी परिस्थिति में बने तो आप उसको करने में सक्षम रहो। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, तो जी। चंद्रवंश जी सर। जिसे हम कहते हैं कि चंद्रवंश का जो शासक रहा जगत चंद्र, कुमाऊं का स्वर्ण काल की संज्ञा इसको दी गई। जगत चंद्र। और जगत चंद्र ने अपने काल में अगर देखें गढ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध में भाग ले चुका था। देखिए इसने अपने पिता के, जब इसका पिता का जब शासनकाल था, पिता कौन था इसका, इसके पिता का नाम कौन था, जगत चंद्र के पिता कौन थे। सर तो ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। देखिए ज्ञानचंद। जगत चंद्र अपने पिता के काल में गढ़ राज्य के विरुद्ध ये युद्ध लड़ चुका है, क्योंकि जब ये इसके पिता जब ज्ञानचंद युद्ध में जाते तो ये भी साथ में जाता था, कहीं ना कहीं इसकी भी भागीदारी उसमें रही। तो उसके ब्रह्म जो ताम्रपत्र से ज्ञात होता है, जो यहाँ पर अगर ब्रह्म जो ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि भैया ज्ञानचंद्र को बधान जीतने में सफलता जो वीरेश्वर जोशी या बैट कुड़ी की जो जासूसी के कारण ये मिली थी। बेसिकली अगर हम देखें, जो ज्ञानचंद्र को जब ये बधानगढ़ का युद्ध जब जीता, जब यहाँ से मैंने कहा कि आपको बधानगढ़ से जब नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को यहाँ से जब लेके आया, तो जो इसके गुप्तचर रहे जो जासूसी करते हैं, तो बिना इनके कारण जीत पाना बहुत ही ज़्यादा असंभव था। जीत का श्रेय कहीं ना कहीं ये गुप्तचरों को जाता है, जो जासूस थे इनके कारण ही मिली, क्योंकि जासूस क्या करता है कि उस सेना की बहुत ज़्यादा कमजोरी को ढूंढते हैं और अपने सेनापतियों को बताते हैं कि इस जगह पर अगर आप वार करोगे तो ये पूरी सेना यहाँ से ध्वस्त हो जाएगी, इस किले पे यहाँ से वार करोगे तो ये वाले किले की ये दीवार बहुत ज़्यादा नमी से भरी हुई है, क्योंकि पानी के संपर्क में रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, नमी लिए हुए है। तो अगर हम यहाँ पर एकदम जोरदार प्रहार करें तो ये दीवार क्या होगा, टूट जाएगी, जिससे कि हम महल में प्रवेश कर लेते। तो इस प्रकार से रणनीति कौन बनाता है, जो जासूस होते हैं, यही तो बनाते हैं ना, बनाएंगे ना। विवेश्वर जी जोशी हो सर। गया, वैद कुडी की जो जासूसी के कारण ये मिली। इसीलिए ज्ञानचंद्र ने उसे रौद में क्या करे, जमीन प्रदान की थी। किसे जमीन प्रदान करी थी, जो जासूसी के कारण इसको वीरेश्वर जो। इसको कि ज्ञानचंद्र ने कहाँ पर वीरेश्वर। जमीन प्रदान करी, रौद क्षेत्र में। रौद में क्या रौद करी में। थी, रौद रौद भूमि जिसे भूमि। हम कहते हैं। तो ये प्रदान, आगे क्वेश्चन भूमि। पूछा जाएगा, रौद भूमि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद ज्ञानचंद्र के ने द्वारा। रौद भूमि किसे प्रदान करी, वीरेश्वर विश्व जोशी। जोशी कौन था, जासूस था जासूस था। उनका। कहते हैं कि कलांतर में कहते हैं कि किसी अग्निकांड में ताम्रपत्र नष्ट हो गया, तो अग्निकांड हुआ था, तो जिसमें इसका संपूर्ण जिक्र मिलता है, तो ये नष्ट हो गया था। जिसका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए, जिसमें आप क्वेश्चन करोगे तो उसी समय उसको ओपन कर देना। तो ये क्या हुआ, ताम्रपत्र यहाँ पर नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने के कारण जगत चंद्र ने पुनः दोबारा ताम्रपत्र विवेश्वर जोशी के पुत्रों को निर्गत किया। देखिए जो ये अग्निकांड हुआ था, इस अग्निकांड में किससे संबंधित जो ताम्रपत्र था वो नष्ट हो गया था, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया था, जो रौद भूमि वीरेश्वर जोशी को दी थी वो लिखा हुआ था, लेकिन वो अग्निकांड में जल गया। अब जो दूसरा ताम्रपत्र जो जारी किया गया था, ये किसको निर्गत किया गया था, वीरेश्वर जोशी के बेटों को। बताओ। सर वीरेश्वर जोशी के बेटों को। ठीक है। अब देखिए ये जल जाने के कारण हमने कहा कि जब इसका ये ताम्रपत्र जब जल गया था, उसने क्या करा, दोबारा
ताम्रपत्र जारी किया कि उसके पुत्रों को, किसके पुत्रों को जारी किया गया था? विवेश्वर सर के वीरेश्वर पुत्रों को जोशी। ये निर्गत करा। ये कहता है कि अपने जब राज्य अभिषेक हो रहा था तो राज्य अभिषेक के प्रथम वर्ष में ही उसने गढ़ राज्य के लोहबाड़ और बधानगढ़ पर सफल आक्रमण करे। देखिए, जब इसका राज्य अभिषेक हो रहा था तो इसने दो जगहों पर आक्रमण करे थे। किस जगह पर आक्रमण करे थे? लोहाबाड़गढ़, लोबागढ़ और बधानगढ़। देखिए, बधानगढ़। जब से मैंने कहा कि भैया इसको कुमाऊं के स्वर्णकाल की संज्ञा इसके शासन का काल को देखिए, जगत चंद्र का शासनकाल पूछा जाएगा तो हमने कहा 1708 से लेकर 1720 तक का इसका शासनकाल रहा। और तराई भाबर में अगर हम कहें, जब तराई भाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस समय तराई भाबर के क्षेत्र का जब हमने कहा कि इसके पिताजी ने जो भी चीज़ें करी थी, ठीक है, तो उसके बलबूते इसको क्या होता है, तराई भाबर के क्षेत्र से प्रति माह अगर हम देखें उस टाइम पे 9 लाख रुपए की इसमें क्या थी, आय इसकी हुआ करती थी। जगत चंद्र की उस समय 9 लाख रुपए की आय हुआ करती। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय किस चंद्रवंश के शासक की हुआ करती थी? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो जगत चंद्र था। जगत चंद्र क्या था? बहुत ही ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति था, प्रजा का बहुत ज़्यादा हितैषी भी ये था, प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा सजग ये था। और अगर हम देखें चंद्र जो जगत चंद्र की बात करें तो ये क्या करता था, जैसे हमने आपको यहाँ पर कहा, जब इसका राज्याभिषेक हो रहा था पहले ही लोहार बागड़ के अगर हमें और बधानगढ़ ने इसने क्या, यहाँ की जो सेना थी कि जो इन दो जगहों की जो सेना थी ना, जहाँ पर हमने कहा कि इसने सफल आक्रमण किया, यहाँ पर आक्रमण था, इसने सफलता यहाँ पर हासिल करी और यहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिकों को यहाँ से इसने मार भगाया। जब इसने मार भगाया उसके पश्चात अगर हम देखें तो श्रीनगर में क्या हुआ, जब ये श्रीनगर पहुंचा तो श्रीनगर में जगत चंद्र और साथ ही जो फतेह शाह था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था उस समय। उसमें ये जो गढ़ नरेश था वो देहरादून भाग गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो श्रीनगर में चंद्रवंश के जो जगत चंद्र के समय में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा शासक था जो देहरादून को भाग गया था? तो कौन था? फतेहपति शाह। फतेह शाह फतेह। था। तो फतेह शाह इस युद्ध में क्या हुआ था, वो डर गया। हार के डर से ये क्या हुआ, ये जो गढ़ नरेश था वो देहरादून को भाग गया और जो जगत चंद्र था उसने यहाँ पर श्रीनगर पर यहाँ पर जब कब्जा करा, तो जब इसने इस क्षेत्र में जब कब्जा करा तो यहाँ पर अगर हम देखें एक ब्राह्मण को इसने ये दान कर दे दिया। कौन क्या दे दिया दान? श्रीनगर को दान कर दिया। किसे दान कर दिया? एक ब्राह्मण को इसने दान कर दिया था। और कालांतर में अगर हम देखें, कालांतर में क्या हुआ, जो जगत चंद था, जगत चंद के समय में जब फतेह शाह ने क्या कहा था, जिसमें कतूरी घाटी पर जब ये इसका शासन काल था, इसने कतूरी जो फतेह शाह था, गढ़वाल का नरेश था, इसने कतूरी घाटी पर इसने आक्रमण करा और बैजनाथ में जो बैजनाथ का मंदिर था, बैजनाथ घाटी में इसने क्या करा था, बहुत ज़्यादा लूटपाट करी थी। और यहाँ के जो गरसार ग्राम था तो यहाँ पर बद्रीनाथ के मंदिर को इसने यहाँ पर उसको खंडित कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो दो जगहों पर इसने लोहाबाड़ गढ़ हो गया और यहाँ से बधानगढ़ पर इसने क्या है, सफल आक्रमण करे। और इसके पश्चात उसने क्या करा, जो ये जो गढ़ था, जो गढ़ राज्य की अगर हम कहें, जो हम गढ़वाल की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी श्रीनगर की ओर इसने रुख करा और श्रीनगर में एक भी बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ और गढ़ नरेश से फतेह शाह को इसने क्या करा, इस यहाँ पर पराजित करा। जब ये हमने कहा कि जब इसने इसको यहाँ पर पराजित करा और पराजित करने के पश्चात ये क्या हुआ है, भाग के यहाँ से चला गया। तो भाग गया यहाँ से, ये भाग के देहरादून चला गया। जब देहरादून गया, ये जब देहरादून गया और इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो जब ये भयंकर युद्ध हुआ तो श्रीनगर पर जगत चंद्र ने अधिकार कर लिया और यहाँ से भयंकर लूटपाट इसने मचाई और अपने प्रतिनिधि को इसने श्रीनगर का शासन सौंपा और वहाँ से ये वापस आ गया। अब यहाँ पर तो आपसे कह रहा है कि इसने कह रहा है कि अपने प्रतिनिधि को श्रीनगर का शासन यहाँ पर सौंप दिया। तो याद रखिएगा, जो श्रीनगर था,
श्रीनगर को इसने क्या करा था, एक ब्राह्मण था, जब इसने श्रीनगर पर कब्जा करा तो यहाँ पर एक ब्राह्मण को ये दान में दे दिया। कौन सा दान में दे दिया सर ये है? श्रीनगर की तरफ क्लियर नहीं हो रहा सर। चलिए अब इस प्रकार से समझो क्या हुआ। जो ये जगत चंद्र था ना बेटा, इसने गढ़वाल पर आक्रमण करा। जी तो गढ़वाल पर उस समय जो राजा हुआ करता था वो था आपका फतेहपा, जो फतेह शाह उस समय वहाँ का राजा हुआ था। इन दो राजाओं का युद्ध श्रीनगर में हुआ, जो गढ़वाल की जो राजधानी है, तो यहाँ पर इसका युद्ध हुआ। तो दोनों के बीच बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ तो यहाँ पर जो फतेह शाह था उसकी यहाँ पर हार हुई और ये अपने मृत्यु के डर के कारण यहाँ से देहरादून की तरफ भाग गया। जब ये भाग गया, क्योंकि इसकी सेना को पूरी तरीके से रौंद दिया था किसने, जगत चंद्र ने। तो जगत चंद्र ने जब रौंद दिया तो ये श्रीनगर, इसकी जो राजधानी थी गढ़वाल की, तो यहाँ पर इसने भयंकर तरीके से, जिस प्रकार से इन्होंने कतूरी घाटी में लूटपाट करी थी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने, जगत चंद्र ने यहाँ पर भयंकर लूटपाट की। और यहाँ पर कहते हैं कि इनका जो प्रतिनिधि रहा होगा, प्रतिनिधि को श्रीनगर का शासन सौंप दिया, क्योंकि श्रीनगर इसके अधीन आ गया था। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण को इसने क्या कहता है यहाँ पर ये इसको दान में दे दिया। और इस बीच फतेह शाह ने अपनी शक्ति में फिर से वृद्धि करी। अगर इस युद्ध में अगर ये मारा जाता तो ये दोबारा ये चीज़ें नहीं कर पाता। इसने क्या अपनी शक्ति में फिर दोबारा बढ़ोतरी करी। फतेह शाह ने जगत चंद के जो प्रतिनिधि था उसको परास्त कर इसने श्रीनगर को पुनः अधिकार किया और एक बड़ी सेना के साथ ये कतूरी घाटी पर आक्रमण कर दिया। देखिए जो यहाँ पर जो ब्राह्मण को जो दान में जो श्रीनगर जो दे दिया था, अगर कोई राजा को अगर ये दान में दिया होता, क्या फतेह शाह उसको हरा पाता? नहीं अभी क्या सर। समझ में आ गया बेटा? जी जब ये ब्राह्मण को दान में दे दिया तो उसके पश्चात, क्योंकि ये इसने पूरी अपनी सेना को दोबारा खड़ा करा और अपनी शक्ति को इसने दोबारा अपने आप में समृद्ध करा, सैनिकों को जोड़ा, तो इसने नज़ाकत की मौका देखा होगा, नज़ाकत देखी होगी, तो सही समय पर इसने श्रीनगर पर आक्रमण करा। और श्रीनगर पर जब आक्रमण करा तो इसने अपना अधिकार, जो इसका जो श्रीनगर का जो इसका जो क्षेत्र था, इसने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। और यहाँ का जो राजा, जो ब्राह्मण था, जिसकी यहाँ पर सेना भी रही होगी, तो उस पर भी अधिकार कर लिया। और इसने एक बड़ी सेना का निर्माण करा और बड़ी सेना के साथ कतूरी घाटी पर आक्रमण कर दिया। कतूरी घाटी पर जब आक्रमण कर दिया तो फतेह शाह ने गरुड़ व बैजनाथ घाटी में क्या विजय प्राप्त करने के पश्चात गसार ग्राम बद्रीनाथ को दान दे दिया। बद्रीनाथ को इसने दान दे दिया देखना। तो बेसिकली अगर हम देखें तो गरुड़ जो आपके बागेश्वर जनपद में है और बैजनाथ भी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। तो फतेह शाह ने क्या करा, गरुड़ हुआ क्या है बैजनाथ घाटी में इसने क्या करा, अपनी विजय पताका यहाँ पर फैला दी। क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये किसके अधीन था, चंद्रवंश के जो अधीन था कौन था उसमें, सर, जगत चंद जो के जगत अधीन चंद ही के अधीन था। था। तो ये क्षेत्र पूरा जगत, चंद्रवंश के तो शासन के अधीन था। जी तो जब सर, यहाँ पर थोड़ा उसका बड़ी सेना जी लेके आ सर। गया तो ये बैजनाथ हारा, गरुड़ हारा। तो यहाँ पर कौन विजय प्राप्त करे, फतेह शाह ने यहाँ पर विजय प्राप्त करी। उसके पश्चात कहते हैं गढ़सार नामक एक ग्राम था, वहाँ पर बद्रीनाथ को दान दे दिया। बद्रीनाथ को बेसिकली मंदिर कहते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर भी था, बद्रीनाथ को यहाँ पर ये दान में दे दिया। जगत चंद्र अपने समकालीन, जो अगर हम देखें जगत चंद्र को अगर हम देखें तो जगत चंद्र का जो समकालीन जो शासक रहा था मुगल वंश के, अगर हम कहें तो बादशाह से मृदु करके संबंध ये थे, बहुत मधुर संबंध ये कहें अगर इसके रहे तो। क्योंकि जगत चंद्र का जो मुगल शासक उसमें रहे तो बड़े ही शानदार ये शासन संबंध इनके रहे। और वह क्या कहते हैं नियमित, हाँ जी सर जी हेलो सर, ये जगतचंद के समकालीन मुगल बादशाह कौन थे सर? तो उस समय चंद्रवंश के शासक जो उस समय कौन रहा, तो ये लेके चलिए कि हेलो ये लास्ट जो राजा था, जैसे अगर हम देखें कौन था, शाहजहां। शाहजहां के पश्चात कौन बैठा गद्दी पर,
तो उस टाइम औरंगजेब। पे उसके समकालीन ये माना जाता है। कहते हैं कोई इसको अकबर के समकालीन भी मानते हैं। अलग अलग जितने भी इतिहासकार रहे हैं मुगल बादशाह के समकालीन मानते हैं। चाहे आप अगर अगर हम देखें जो अ, जो पातीराम हो गए या फिर कौन थे, और भगत कौन थे उनका नाम, कभी भगत थे। और अगर हम कहें जो डरबराल की बात करें या फिर एडकिंसन की बात करें, या फिर बहुत ढेर सारे ऐसे इतिहासकार रहे हैं। हर इतिहासकार ने अलग अलग तरीके से इनको अलग अलग जो बादशाह रहे हैं उनके मुरीद ये बताया है। कहते हैं कि कोई कहता है इसको बादशाह के जो अकबर के समकालीन मानता है, कोई इसको जो जहांगीर के समकालीन मानता है। तो अलग अलग अभी ये पूरा क्लियर नहीं है कि किसके समकालीन माना जाता है। ठीक है। जब ये क्या करते थे, जी धन्यवाद जब सर। जब ये जगत चंद्र ने, जब मुगल बादशाह जब उस समय हुआ करते थे, ये क्या करते, बड़ी बड़ी जो कीमती जो चीज़ें होती थी पहाड़ की। हमने कहा था पूर्व में, हमने बात करी थी कि बहुत से ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने उनको खुश करने के लिए हिरन हो गया, घोड़े हो गए, अलग अलग चीज़ें, बाघ की खाल, ये अलग अलग चीज़ें उनको दान में या कहीं उनको पसंद करने के लिए ये दिया करते थे। तो पहाड़ की जितनी भी कीमती चीज़ें हुआ करती थी, वो मुगल शासकों को ये क्या करते थे, ये दान, ये क्या प्रशंसा से उपहार दिया करते थे। याद रखिएगा। और जगत चंद की जब हम बात करते हैं कि इसकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो मृत्यु हुई थी, चेचक जो बीमारी होती है, चेचक के कारण इसकी जो बीमारी थी, तो चेचक के कारण से इसकी बीमारी आपके 1720 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं कि जो जगत चंद्र है, जगत चंद्र ब्रह्म जो ताम्रपत्र से हमें ज्ञात हो जाए, जो हमने आपने देखा ऊपर, हमने ब्रह्म ताम्रपत्र की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो जगत चंद का पूरा इतिहास अगर कहें, उससे संबंधित जो चीज़ें उनके हमने अगर दर्पण अगर हमें देखने को मिलता है, उसके जो ब्रह्म जो ताम्रपत्र था उसमें हमें उसके समय का ज्ञान मिलता है, किस प्रकार से उसने ये तमाम चीज़ें रची और किस तरीके से इसने रौद भूमि किसको दान करी थी। और जगत चंद को, जिसमें शीरा का जो सीरकदार था, या कहें शत्रुपाल भंडारी भी इसका ये मानते हैं कि भैया जगतचंद के समय में जो सीरा का जो सरदार हुआ करता था, उसमें शत्रुपाल भंडारी उसमें हुआ करता था। तो अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें इसमें दी गई है। चंद्रवंश का अंतिम शासक के रूप में, या अनविनित का अगर हम कहें, जो उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। फिर आता है देवकी चंद्र आता है। तो अलग अलग समय में ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम घटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे